Indian Premier League, the richest cricket league in the world, and the second most richest sports league globally with a valuation of over $12 billion. Second most richest sports league globally, जिसमें सारे स्पोर्ट लीग आती है, मतलब कि आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ, सारी चीज़ें जोड़कर IPL सेकंड मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है, जिसमें नंबर 1 पर है अमेरिकन फुटबॉल लीग NFL, जिसकी वैल्यूएशन 18 से 19 बिलियन USD है। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि IPL जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उसके लिए NFL को बीट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2024 में IPL की वैल्यूएशन $12 बिलियन थी, जो कि 2023 से 13% ज़्यादा है। 2009 में जिस लीग की वैल्यूएशन सिर्फ $2 बिलियन थी, वो आज के टाइम पर $12 बिलियन पे पहुंच चुकी है। IPL के सीजन को जो एक टीम जीतती है, उस टीम को प्राइज में 20 करोड़ रुपीस मिलते हैं। लेकिन एक सेकंड, 20 करोड़ रुपए पूरा IPL जीतने के लिए एक पूरी टीम को, और उससे ज्यादा तो एक प्लेयर को मिले हैं सिर्फ खेलने के लिए। जी हाँ, इस 2025 एडिशन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिले हैं सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलने के लिए। और इनफैक्ट जो टीम ओनर्स होते हैं वो एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए 30-30 करोड़ दे रहे हैं। तो सोचो उन्होंने पूरी टीम खरीदने के लिए कितने दिए होंगे। अगर हम अभी की बात कर ले तो लखनऊ सुपर जायंट जो टीम है उसे खरीदने के लिए 7,090 करोड़ रुपए दिए गए थे। और गुजरात टाइटंस, जो कि एक नई टीम है, उसके ओनर CDC कैपिटल पार्टनर ने अक्टूबर 2021 में इस टीम को 5,625 करोड़ में खरीदा था। मगर अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मल्टी बिलियन डॉलर्स जो ये लोग हैं, जो इतने अमीर लोग हैं, ये पागल है या फिर ये जो कंपनीज है ये पागल है, जो 5-6 हज़ार करोड़ अपने लगा देती है सिर्फ 20 करोड़ का अमाउंट पाने के लिए। जो टीम जीतते हैं उसे 20 करोड़ मिलता है, राइट? लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आते हैं जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं and let's take a look at how these multi-billion dollar team owners are making money through IPL. IPL 2022 से पहले तक IPL में टोटल 8 टीमें खेले करती थी। जब फर्स्ट एडिशन था तब IPL में टोटल 8 टीमें होती थी। लेकिन जैसे जैसे IPL ने ग्रो करना शुरू किया, नई फ्रेंचाइजीज भी IPL में इंटरेस्ट दिखाने लगी और 2011 में पुणे वॉरियर्स इंडिया एंड कोची टस्कर्स केरला नए फ्रेंचाइज के रूप में ज्वाइन करते हैं। पुणे वॉरियर्स इंडिया को सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप ने $370 मिलियन में खरीदा था और कोची टस्कर्स केरला को रेंडेसवर्थ स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने $333 मिलियन में खरीदा था। लेकिन कोची टस्कर्स केरला जो थी वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि वो अपना 10% बैंक गारंटी BCCI को नहीं दे पाती है, और इसीलिए ये जो टीम थी ये सिर्फ एक सीजन तक ही टिक पाती है। और फिर आती है एक बहुत बड़ी न्यूज़। 2012 में डेक्कन चार्जर्स को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के इल्ज़ाम में टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद एक ऑक्शन रखा गया जिसे सन टीवी नेट, जो कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क है, उन्होंने बिड जीतकर सनराइजर हैदराबाद नाम की एक नई टीम खड़ी करी। और इस तरीके से सनराइजर हैदराबाद ने डेक्कन चार्जर को रिप्लेस कर दिया और IPL की एक नई टीम बन गई। और सनराइजर हैदराबाद अभी तक मतलब चल रही है, बढ़िया चल रही है। और फिर 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद BCCI। तो पुणे वॉरियर्स इंडिया बाहर हो चुकी थी, तो अब IPL पुराने टाइम की तरह वापस से 8 टीमों का हो चुका था। फिर आता है 2015, जब IPL फैंस को एक और शॉक लग जाता है, जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2-2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यू टू स्पॉट फिक्सिंग एंड बैटिंग स्कैंडल्स। इस सस्पेंशन के दौरान IPL में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस को CSK और राजस्थान रॉयल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंक्लूड कर दिया जाता है, जिन्होंने 2016 और 2017 वाले IPL सीजन खेले थे। और फिर कुछ इसी तरीके से 2022 में IPL एक बड़ा स्टेप लेता है और 2 न्यू टीम्स को ऐड करने का फैसला करता है, जिसमें से एक होती है गुजरात टाइटंस और दूसरी होती है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये थी पूरी IPL की हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे टीम्स आई, कैसे कैसे चले गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक सवाल है जो हमारे दिमाग में आएगा कि IPL टीम्स खरीदी कैसे जाती है। मतलब इतने मल्टी बिलियन डॉलर्स आदमी बैठे जो इतना कमाते हैं, तो क्या वो सब IPL टीम्स नहीं खरीद सकते? क्या IPL में जितनी मन चाहे उतनी टीम्स खरीद सकते हैं? बट ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अगर कोई पार्टी IPL टीम खरीदना चाहती है तो वो ऐसे ही किसी दिन भी जाकर टीम नहीं खरीद सकते। उन्हें उस वक्त का वेट करना होगा जब BCCI टेंडर रिलीज करे। उसके बाद इन्विटेशन टू टेंडर यानी ITT को BCCI से खरीदना पड़ता है। ये ITT एक तरह का इन्विटेशन है
जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो बोर्ड्स के द्वारा बिड्स सबमिट करने और इवेल्युएट करने के लिए फॉलो करनी पड़ती है। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो उसे एक मेल भेजनी होती है BCCI को, जो कि स्पेसिफिकली ITT के लिए ही बनाई जाती है। ITT फॉर द राइट टू ओन एंड ऑपरेट वन ऑफ 2 प्रपोज्ड न्यू IPL टीम्स होता है। अच्छा, ये जो ITT होता है ये फ्री में नहीं आता। अगर आपको ITT चाहिए तो ये 10 लाख रुपीस प्लस GST में मिलता है। ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब अगर आपने ITT ले लिया 10 लाख का और अगर आपने डिसीजन चेंज कर लिया कि नहीं यार अब मुझे नहीं चाहिए, तो आपको आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। और एक और बात जो ज़रूरी है वो ये है कि BCCI के पास ये राइट है कि वो कभी भी बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल या अमेंड कर सकती है बिना किसी रीज़न के। और इस टेंडर को वही फर्म खरीद सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हो। BCCI के अकॉर्डिंग इस ITT को पूरी 22 कंपनीज ने खरीदा था, मगर बिडिंग जैसे जैसे आगे चली सिर्फ 5-6 कंपनीज जो कि इसको लेकर सीरियस थी वही बचे। क्योंकि और एक मेन रीज़न ये भी था कि ITT उस सबने खरीद ली, उन्हें पता ही नहीं था कि 3000 करोड़ आप बेस वैल्यूएशन प्राइस होना चाहिए, उनका नहीं था, तो उन्होंने बाद में पैकआउट कर लिया था। इस बिडिंग में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी हिस्सा लिया था, जैसे कि अडानी ग्रुप्स, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान टाइम्स, लेंसर कैपिटल वगैरह वगैरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेंसर कैपिटल ग्रुप के ओनर अब्राहम ब्लेजर है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी ओनर है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब IPL की टीम खरीदने के लिए आ चुकी थी तो शुरू होती है बिडिंग, जो कि 2000 करोड़ से शुरू होती है, लेकिन आगे चलते चलते वो 7000 करोड़ तक चली जाती है, जिसमें आखिरकार RPSG और CVC कैपिटल पार्टनर्स ने 2 IPL टीम खरीद ली। RPSG ने 7090 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदा और CVC ने 5625 करोड़ में गुजरात जायंट्स खरीदी। अब ये बात थी कि IPL टीम कैसे खरीदी जाती है, लेकिन अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि लोग क्यों खरीदना चाहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों मर रही है IPL टीम खरीदने के लिए, उनका क्या फ़ायदा। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर IPL टीम्स और ये जो टीम के ओनर्स होते हैं वो आखिर पैसा कैसे कमाते हैं। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि जो टीम ओनर्स ने बिडिंग में टीम खरीदा है वो एक ही बार में नहीं देना होता, बल्कि उसका 10% उनको हर साल देना होता है। तो जो ओनर्स है वो BCCI को हर साल 10% देंगे, यानी कि 709 करोड़ हर साल देंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा 7090 करोड़ दे दिए और बात खत्म होगी, हर साल 10%। और अब आ जाते हैं अर्निंग पर। सबसे पहले जिससे अर्निंग होती है वो है टाइटल स्पॉन्सर्स। क्या आपको याद है जब IPL को DLF IPL कहा जाता था? IPL के पहले 5 सीजन तक DLF टाइटल स्पॉन्सर था। DLF का डील जो उस वक्त क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा डील बन चुका था, वर्थ था $100 मिलियन, यानी कि 200 करोड़ के, फॉर जस्ट 4 ईयर्स फ्रॉम 2008 टू 2011। फिर ये डील एक्सटेंड होकर 150 करोड़ हो चुका था 2012 तक। इसका मतलब है कि DLF हर सीजन के लिए 40 करोड़ BCCI को देता था। अभी तक DLF ने 200 करोड़ में ये पूरी डील्स करी थी। बट फिर आता है टाटा ने IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2500 करोड़ पे करे थे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब कि 500 करोड़ पर सीजन। ये IPL के हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो किसी ने पे किया हो। टाइटल स्पॉन्सरशिप IPL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो टोटल अमाउंट BCCI को मिलता है उसका 50% उनके पास जाता है और बाकी 50% IPL टीम्स को मिलता है, जो बाद में बराबर डिवाइड होता है। यानी कि अगर 2000 करोड़ में कुछ खरीदा तो 1000 करोड़ IPL को जाएगा और 1000 करोड़ जो बाकी टीम्स हैं उनमें बराबर अमाउंट में बट जाएगा। अब ये तो हो गई टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब हम सेकंड में आते हैं सेगमेंट स्पॉन्सरशिप। IPL में ही और भी स्पॉन्सर्स होते हैं जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे आपने क्रेड पावर प्ले सुना होगा, क्रेड ने पावर प्ले सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। क्रेड ने IPL का ऑफिशियल पार्टनर बनने के लिए ₹120 करोड़ पे करेंगे। और इसी तरह सीएट टायर्स ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को स्पॉन्सर करा है। इंजल वन IPL का एसोसिएट पार्टनर है। और भी कई सारे स्पॉन्सर्स हैं जो अपने ब्रांड्स को IPL के थ्रू प्रमोट करते हैं। और इन स्पॉन्सरशिप के बदले IPL को 30 करोड़ मिलते हैं 2023 में। और इसमें भी सेम वही होता है, 50% BCCI रखती है, 50% बाकी टीम्स। अब हम आ जाते हैं टीम स्पॉन्सर्स में। अब अगर आप IPL देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि जिस भी प्लेयर ने अपनी जर्सी पहन ली, टीम की जर्सी, उसमें कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। आखिर ये लोगोस किस चीज का इंडिकेशन है? ये स्पॉन्सरशिप है। हर टीम अपने स्पॉन्सर्स को प्रमोट करने के लिए एड्स बनाती है और जो ब्रांड्स जर्सी पर नहीं आ पाते उन्हें सोशल मीडिया के एड्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है। जैसे कि हम CSK की बात कर लेते हैं। CSK की पूरी जर्सी में टोटल 18 स्पॉन्सर्स है, जिसमें से मेन स्पॉन्सर है एटिहाद एयरवेज। मतलब IPL की जर्सी पर आपको हर छोटी छोटी जगह पर कोई नया ब्रांड दिखने को मिलेगा और ये हर ब्रांड IPL टीम्स को पे कर रहा है।
और भी कई सारे स्पॉन्सर्स हैं जो टीम की जर्सी में नहीं पर आपको दिख जाएंगे, जैसे कि बाउंड्रीज में जो टेम्पलेट्स लगे होते हैं वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कई बार जो बड़ी स्क्रीन होती है उसमें स्पॉन्सर्स दिख जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कई सारी जगह आपको स्पॉन्सर्स दिखते रहेंगे और ये स्पॉन्सर्स भी सेम वैसे ही बढ़ जाते हैं, मतलब कि 50% BCCI, 50% अदर टीम्स। और अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा शायद BCCI और बाकी टीम्स को मिलता होगा, वो है मीडिया राइट्स। अब बात करते हैं मीडिया राइट्स के बारे में। सोनी ने 2008 से 2017 तक के IPL के लिए IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ₹8,200 करोड़ में खरीदे थे। फिर स्टार इंडिया ने 16,400 करोड़ में राइट्स खरीदे 2018 से 2022 तक। पर अब IPL सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रहा, डिजिटल मीडिया भी अब IPL का पार्ट बन चुका है। 2022 में वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ पे करे सिर्फ डिजिटल राइट्स के लिए फॉर 2023 to 2027, और स्टार इंडिया ने टीवी राइट्स खरीदे 23,575 करोड़ में। और भी कई सारे राइट्स होते हैं इंटरनेशनल टेलीविज़न, मतलब कि अगर आप बाहर देश में देखना चाहते हो तो इंटरनेशनल जो चैनल्स होते हैं वो अगर दिखाना चाहते हैं तो वो IPL को पैसा देते हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें होती है जो अगर IPL का कंटेंट दिखाना चाहे तो IPL को पैसा देती है, और ये सारा पैसा मिलाकर 48,390 करोड़ बन चुका था BCCI के पास, जो कि वापस 50% BCCI रखेगी और जो बाकी 50% होगा वो पूरी IPL टीम्स में बांट दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना सारा पैसा IPL टीम्स में बांटा जाता है, लेकिन ये अभी कम है। इनफैक्ट आगे और भी कई पॉइंट्स हैं जिसमें से ये सारी टीम्स पैसा जनरेट करती है। अच्छा, एक पॉइंट है टिकट्स एंड मर्च सेल का। अब बात करते हैं IPL टिकट्स के बारे में। IPL टिकट्स का प्राइस 400 रुपये से शुरू होता है, लेकिन डिमांड और डायनेमिक प्राइसिंग की वजह से ये 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और ये टिकट सेल से जो रेवेन्यू पैदा होता है उसका 80% होम टीम रखती है। यानी कि मानो अगर RCB का मैच है और बेंगलुरु में ही है, RCB के होम ग्राउंड में, तो वहाँ पर जितना भी टिकट का पैसा बनेगा उसका 80% RCB रखेगी और उसका 20% होम स्टेट एसोसिएशन BCCI और स्पॉन्सर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। अब 6 पॉइंट है फूड एंड बेवरेजेस। अच्छा, आप स्टेडियम में आए हो मैच देखने के लिए, आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, ऑब्वियसली लगेगी, तो खाना पीना तो करोगे, तो वो भी आपको स्टेडियम से ही खरीदना पड़ता है। आपको पता है आप एक पानी की बॉटल तक स्टेडियम के अंदर नहीं ले जाने देते, आपको बोल दिया जाएगा कि बॉटल आप बाहर ही फेंको, आपको अंदर ही खरीदनी पड़ेगी, और जो आप अंदर खरीदोगे वो हद एक्सपेंसिव होती है, और ऐसे ही जनरेट होता है पैसा। जितने भी लोग आए हैं अंदर पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें खाने की पीने की सब चीज़ें हैं वहाँ पर, तो जो भी वो वहाँ पर पैसे देकर खरीद रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा जाता है IPL टीम्स को। मतलब कि बेंगलोर के ग्राउंड में ये सब चल रहा है तो बेंगलोर को पूरा पैसा जाएगा। और साथ में मर्चेंडाइज पर आपको पता ही है, जो नई नई जर्सीज आती है, टोपी आती है, दुनिया भर के की चीज़ आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, जितने भी लोग वो सब खरीद रहे हैं तो उससे भी जो पैसा जनरेट हो रहा है वो सब चाहता है IPL टीम्स को। तो इधर आपको एक और मैं आंसर दे देता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको बार बार खिलाए जा रहे हैं, मतलब कि वो अच्छा खेल ही नहीं रहा, टीम बोल रही है भाई अब हो गया इसका, इसे रहने दो, लेकिन टीम बार बार उसे लिए जा रही है, उसे खिलाई जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो आपको भले ही रन्स ला कर ना दे, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट ला कर दे रहा है पैसों का। उसकी टी-शर्ट्स बिक रही है, उसकी टोपी बिक रही है, उसके पोस्टर्स बिक रहे हैं। अब भले वो चले ना चले, वो मैटर करता ही नहीं IPL टीम को, वो बस उसे ले रहे हैं ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IPL में प्राइज मनी का क्या होता है। IPL विनर्स को जो 20 करोड़ मिलते हैं और रनर्स अप को 13 करोड़। ये प्राइज मनी टीम के ओनर्स और प्लेयर्स के बीच में डिवाइड होता है। ओनर्स को 50% अमाउंट मिलता है और बाकी प्लेयर्स में बाकी बचा 50% अमाउंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। इन सबको मिलाकर IPL टीम्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं तो पिछले साल CSK ने टोटल 676 करोड़ कमाए थे, जिसमें से 229 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था। RCB ने 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 222 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था। और इसी तरीके से बाकी IPL टीम्स भी इतना सारा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आखिर कोई क्यों ना IPL टीम खरीदे, कहाँ से, क्योंकि इसमें प्रॉफिट करना। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि 2 महीने के सीजन के चलते एक टीम 200 करोड़ का प्रॉफिट उठा रही है, तो आखिर क्यों कोई अपनी IPL टीम ना खरीदे। और जो बाकी मज़ा आता है वो अलग है। मतलब कुछ IPL ओनर्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, मतलब वो इतने ज़्यादा जुड़े हैं अपनी टीम से कि मैं क्या बताऊँ। जैसे कि शाहरुख खान हो गया, प्रीति जिंटा भाई हर IPL मैच देखने आती है, जबकि उसकी पंजाब बेचारी जीतती भी है, फिर भी आई रियली होप कि इस बार वो थोड़ा जीत जाए। और ऐसे ही कई IPL ओनर्स हैं जो कि सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल शौक के लिए भी IPL टीम खरीद कर बैठे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए हों।
आईपीएल टीम्स कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट कर रही है मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।